जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो सेकंड पेपर है उसमें आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित यूनिट है, जिसमें पाठ्यक्रम में है मार्क्सवाद। फ्रेंड्स, मार्क्सवाद एक विचारधारा है जिसे हम साम्यवाद या मार्क्सवाद दोनों ही नाम से जानते हैं, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म एंड क्रांतिकारी समाजवाद रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म भी कहते हैं। इसके इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई आधार है। इसे मार्क्सवाद, इसके प्रतिपादक कौन थे? कार्ल मार्क्स ने नाम दिया है। जबकि जो कम्युनिज्म है यानी साम्यवाद, इसलिए कि इस विचारधारा का जो अंतिम उद्देश्य है, जिस आदर्श अवस्था में पहुंचना, उसका नाम में क्या है? साम्यवाद। इसके पहले हम लोहिया जी के दर्शन को पढ़ा था, उसमें समाजवाद के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। यहाँ पे जो मार्क्सवाद का अंततः उद्देश्य साम्यवाद तक पहुंचना, वो उसकी आदर्श स्थिति का नाम है साम्यवाद। अब यहाँ पर भी देखिए, इसका नाम विभाजित कर दिया गया है कि ये वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद। वो इसलिए इसके दो नाम को विभाजित करके दिखाया गया है दो अन्य रूपों में, कि एक है यूटोपियन समाजवाद यानी यूटोपियन सोशलिज्म, स्वप्नदर्शी समाजवाद, दूसरा विकासवादी समाजवाद इवोल्यूशनरी सोशलिज्म से इसको अलग कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक आपने यही समझा कि कोई टर्म ऐसा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के तहत ऐसा कुछ इनका सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, साम्यवाद का है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादक जो है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नामक ये दो यूरोपीय चिंतक थे जो 19वीं सदी में आए थे। आगे चलकर 1917 में लेनिन ने सोवियत रूस में तथा 1949 में माओ से तुंग ने चीन में इसी विचारधारा को आधार बनाकर क्रांतियां तक कर दी। तो ये विचारधारा जो हम पढ़ने वाले हैं कोई बहुत छोटी मोटी विचारधारा नहीं है। वैश्विक स्तर पर इस विचारधारा का अपना महत्व है। यही विचारधारा को अपनाया माओ से तुंग ने, जो चीन में क्रांति ला दी। लेनिन ने 1917 में सोवियत रूस में। इस दृष्टि से राजनीतिक प्रणाली में देखें इस विचारधारा का स्थान, इस दृष्टि से लुकाच है, लेनिन है, माओ से तुंग है, ग्राम्सी है, ये सभी हम चिंतक के नाम बता रहे हैं। कॉर्डवेल है, जॉर्ज थॉमसन है, ऑर्नेस्ट फिशर है, व्रेख्त हैं, ब्लॉक्स हैं, बेंजामिन गोल्डमैन, एडानो है आदि को भी ये कहा जाता है कि ये सभी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं। अब इतनी चर्चा हमने मार्क्सवाद पे पढ़ ली है, तो थोड़ा सा मार्क्सवाद की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान दें। यहाँ पे देखिए, हम सामान्यतः ये देखते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं तो ये भौतिक दुनिया है, जहाँ पे आपको हर एक तरफ जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे कुछ ना कुछ भौतिक वस्तुएं आपको नज़र आ ही रही हैं। लेकिन इससे इतर एक दुनिया हम मानते हैं कि कोई भगवान की भी दुनिया है जिसने हमें इस धरती पे भेजा है। अब यहाँ पे आप इस दर्शन में ये चीज़ पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉन्सेप्ट इनका आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद की ही तत्व मीमांसा का आधार है। इसकी इन्होंने व्याख्या अपनी दो पुस्तकों में की है। एक इनका द जर्मन आइडियोलॉजी करके पुस्तक है, एक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। इसमें इन्होंने बताया कि जगत यानी ये जो संसार है, संसार के नियम क्या है। तो वो कहते हैं कि जिस भौतिक जगत में आप हैं यही अंतिम सत्ता है। ये मत मानिए जैसे सब कल्पना करते हैं कि मृत्यु के बाद फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो पारलौकिक सत्ता के बारे में सोचते हैं कि इसके इतर भी कुछ हम वहाँ जाएंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे है वही अंतिम सत्ता है, पारलौकिक जैसा कुछ भी नहीं होता, उसको वो खंडन करता है। और इस बात को न्यूटन और लुडविग ने पहले भी इस चीज़ को स्वीकारा कि जो भी है अंततः भौतिक सुख सुविधाओं उसका लाभ उठाओ, पारलौकिक जैसा कुछ नहीं है। और इन्होंने भी आगे लेके इसको बढ़े। एक नाम आप सुनते हैं हिगेल। कहते हैं कि हिगेल से ये प्रेरित बहुत ज़्यादा हुए और हिगेल जो कि प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, उन्होंने द्वंद्वात्मक का कंसेप्ट दिया कि हर एक चीज़ परम विरोधी विचारों से उत्पन्न होता है। हमारे दिमाग में जब कोई एक थॉट आता है
तो उसके तुरंत दूसरा कोई थॉट आता है, दोनों कन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे के विरोधी, तब कुछ आता है जब हम कहते हैं कि फिर दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ तीसरा आता है। जैसे मान लीजिए कि दो लोग आपस में लड़ रहे हों, वाद कोई बोला, उसका प्रतिवाद किसी ने किया, अब दोनों के लिए बीच में कोई तीसरा आया जो संवाद स्थापित करेगा। तो इनका वाद प्रतिवाद संवाद का जो कॉन्सेप्ट द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का है वो इसी से निर्धारित होता है। द्वंद्वात्मक का नियम मार्क्स ने हीगेल से प्रभावित होकर लिया था, जिसका अर्थ है कि कोई भी विकास परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष से उपजता है और द्वंद्वात्मक विधि का प्रयोग चेतना के स्तर पर होता है। माना कि चेतना के द्वंद्वों से भौतिक स्थितियां निर्धारित होती हैं। जो हमने बहुत ही सरल आपको समझाया, कहने का वही है। ये कहते हैं कि हीगेल ने जो चीज़ें, ये भौतिकवाद का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया द्वंद्व से भरा, मैंने हीगेल को सिर के बल खड़ा पाया था, मैंने उनको सीधा कर दिया। तो इनका ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, कहने में हम बहुत ही सरलता समझा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ विशेषताएं हैं कि यह जगत या ब्रह्मांड ही अंतिम सत्ता, इसके कारण के रूप में ईश्वर जैसी काल्पनिक सत्ता को मानना एक तरीके से भ्रामक है, कुछ नहीं होता है। मार्क्स ने यह दावा किया कि ईश्वर से ही जितने भी अलौकिक विश्वास है मनुष्य की कल्पनाओं के ही प्रक्षेपण है, प्रोजेक्टाइल है। आपने ऐसा प्रक्षेपित किया कि कुछ ऐसा होता तो होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। दूसरी चीज कहते हैं कि प्रकृति एक जटिल तथा परस्पर सुसंबद्ध व्यवस्था है। प्रकृति का हर अंग अन्य अंगों से जुड़ा हुआ और सभी अंग मिलकर समग्र व्यवस्था का निर्माण करते हैं। प्रकृति सतत परिवर्तनशील है। जगत में कोई भी वस्तु नित्य शाश्वत नहीं, आता जाता रहेगा। और जगत की प्रत्येक भौतिक वस्तु में दो विरोधी पक्ष साथ साथ मिलेंगे। उदाहरण के लिए चुंबक को हम चाहे कितना भी तोड़ते जाए, उसमें उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों की उपस्थिति बनी ही रहेगी। इस नियम को मार्क्स ने विरोधी तत्वों की एकता तथा द्वंद्व का नियम भी, लॉ ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स भी कहा है। और प्रत्येक वस्तु में जो निहित अंतर विरोध का कारण क्या है? द्वंद्व है। द्वंद्ववाद यानी थीसिस, फिर एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस। इस तरीके से ये जो है इनका भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट जो है रोटेट करता रहता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जहां तक भारत का प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान मतभेद नाथ राय मार्क्सवाद के प्रमुख समर्थकों में थे। वे लेनिन के सलाहकार मंडल के भी सदस्य रहे, किंतु 1940 में उन्होंने मार्क्सवाद से मोहभंग कर उनके विचार में कुछ बदलाव आए। इसी प्रकार कुछ समय तक नेहरू भी जो है मार्क्सवाद का असर उन पे देखा जा सकता है। बाद में वो भी अपने जो है लगा उनको कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो मार्क्सवाद से कम और समाजवाद के ज़्यादा करीब हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के दूसरे चरण में जैसे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे, वे मार्क्सवाद का व्यापक असर उन पे देखा जा सकता था। वर्तमान समय में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये कुछ राजनीतिक दल हैं जो कई नक्सलवादी व माओवादी संगठनों पर इस विचारधारा का यानी मार्क्सवाद का प्रभाव जो है अभी भी नजर आता है। तो हमने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में बताया था कि एक जटिल विचारधारा जिसमें बहुत से विचार आते हैं, उन सभी विचारों की समग्रता को ही देखें तो मार्क्सवाद में कुल विचारों में 3 अनिवार्य घटक पाए जाते हैं: द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद। जिनमें इनके 2 प्रमुख सिद्धांतों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म, दूसरा ऐतिहासिक है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से मानते हैं, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मकता के नियम को मानता है और उनका दावा है कि प्रकृति और समाज में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उनके मूल में यही नियम काम करता है। इस धारणा के अनुसार प्रकृति की हर वस्तु तथा दुनिया के प्रत्येक समाज में कुछ इंटरनल कंट्राडिक्शन होते हैं, भीतरी अंतर विरोध होते हैं, जिनके कारण उनके भीतरवाद थीसिस और एंटीथीसिस में द्वंद्व की प्रक्रिया लगातार चलती है और इन दोनों के संघर्ष के माध्यम से एक तीसरी अवस्था संवाद सिंथेसिस का उद्भव होता है। संवाद वस्तुतः वाद और प्रतिवाद को ही कुछ विशेषताओं को जोड़कर कुछ समझौते के द्वारा विकसित होता है। आगे चलकर संवाद खुद ही वाद बन जाता है, फिर ये साइकिल ऐसे ही रोटेट होता रहता है। ये जो त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से सारा विकास जो है
वो होता रहता है और इस विकास के लिए द्वंद्व या संघर्ष जरूरी है। इसे मार्क्स ने निषेध के निषेध नियम के रूप में कहा है। मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इसमें एक बुनियादी ढांचा, डीप स्ट्रक्चर, जैसे कोई भी देखिए एक घर है तो उसका एक नींव होता है, नींव के ऊपर आप देखते हैं फिर मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला खड़ा होता है। मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि इसका भी एक बेसिक इंस्ट्रक्चर, बेसिक कहते हैं ना कि बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी चीज़ जो होता है तो ऐसे कहते हैं कि बुनियादी ढांचा होता है और शेष ढांचे जो है उसी यानी सुपर स्ट्रक्चर उसी पे खड़े होते हैं। बुनियादी ढांचा उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन या अर्थव्यवस्था को कहते हैं और उत्पादन प्रणाली से ही समाज का संपूर्ण ढांचा निर्धारित होता है। समाज के सभी जो भी शेष सभी ढांचे हैं जैसे सामाजिक मान्यता है, राजनीति, कला, संस्कृति, वो सभी निर्धारित होते हैं तथा उत्पादन प्रणाली जैसे चेंज होती है वो सब भी वैसे ही बदल जाते हैं। मार्क्स ये भी कहते हैं कि हर समाज में 2 तबका होता है। 2 वर्गों में एक अमीर है जिसको हैव्स कहते हैं, दूसरा गरीब है जिसको हैव नॉट्स कहते हैं। इन दोनों में पूरा समाज बटा है, हैव्स में, हैव नॉट्स में। इतिहास के किसी चरण में कुछ व्यक्ति बलपूर्वक क्या करते हैं, उत्पादक संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कठोर मेहनत के बल पर जीवन यापन करने को और शोषण सहने को मजबूर होते हैं। और यह शोषण प्राचीन काल से ही शुरू हुआ है और बदले हुए रूपों में आज तक ये शोषण चल ही रहा है। इतिहास की व्याख्या अर्थ यही है कि इन वर्गों के द्वंद्व के माध्यम से युग के परिवर्तन को हमें समझना चाहिए। तो मार्क्स के अनुसार शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है कि वह संगठित होकर हिंसक क्रांति करे, वॉयलेंट रेवोल्यूशन करे और क्लास कॉन्शियसनेस, जो क्लास को लेके कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो क्लास कॉन्शियसनेस अर्थात अपने वर्ग की वास्तविक स्थितियों तथा हितों की समझ पैदा होने पर शोषित वर्ग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है और क्रांति की संभावना बनती है। तो ये कहते हैं कि जब तक मान लीजिए आपको ये पता नहीं कि आप पे लगातार शोषण हो रहा है तो आप फिर जागरूक कैसे होंगे, और जिस दिन आप जागरूक होंगे, आप चाहे वो वायलेंट रिवोल्यूशन करें, हिंसक क्रांति करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ेंगे। मार्क्सवाद की गांधी जी तथा स्वप्नदर्शी समाजवादियों, यूटोपियन सोशलिस्ट द्वारा समर्थित हृदय परिवर्तन के विचार में कोई आस्था नहीं है। जैसे गांधी जी कहते हैं, हम लोग एक राम राज्य की संकल्पना पढ़ते हैं कि सब अच्छा होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। गांधी जी भी कहते हैं सत्य के प्रयोग के आधार पे कि जो है हिंसक क्रांति नहीं करनी है, अपना अधिकार अपने आप मिलेगा। तो मार्क्सवाद ऐसा कोई यूटोपियन की ऐसा कुछ काल्पनिक समाज का वो भी समर्थन करता हो कि लोग हृदय परिवर्तन हो जाएगा, समाज में सब अच्छा हो जाएगा, लोग किसी का शोषण नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं मानता है। मार्क्सवाद का सीधा कहना यही है कि सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ में प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जैसे वो मानते हैं कि जब शुरुआत हुआ होगा इस जगत का, जब कुछ भी किसी का नहीं, ना जमीन है ना कुछ है, सब स्वच्छंद प्राणी है, तब कुछ नहीं हुआ। जिस दिन से लोगों के अंदर ये भावना हुई ये मेरा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने लगे, तो ये निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट ही है जो ये क्लास को जन्म देता है और क्लास लोगों को पीड़ित करते हैं। तो निजी संपत्ति ही समाज में विषमता की खाई पैदा करता है। इसका कारण है एक वर्ग में पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी का संचरण होता चला जा रहा है और जो दूसरा वर्ग उसमें पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग गरीबी व शोषण झेलते रहने को मजबूर है। और ये जो अमीर पीढ़ी वाला है वो गरीब पीढ़ी को लगातार शोषित करता रहता है। और जब तक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति की धारणा का पूर्ण रूप से विनाश नहीं होगा, तब तक समाज में ये सोचिए कि समानता आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मार्क्स का दावा है कि क्रांति के बाद समाजवाद तथा साम्यवाद में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी जब एक बार हिंसक क्रांति हो जाएगी, शोषित तबका विजित हो जाएगा, तो जो जिसको मिलना है मिल जाएगा, तब स्थापित हो जाएगा समाजवाद, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोहिबिटेड रहेगा। समाजवाद में या साम्यवाद में किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी। जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो फिर से ये जो है द्वंद्व की स्थितियाँ जो पैदा हो रही हैं, गरीब और अमीर का, ये कॉन्सेप्ट ही चला जाएगा समाज से। तो कुल मिला के मार्क्सवाद में निजी संपत्ति की व्याख्या अधिशेष या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू द्वारा की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति की आय, जिसे वह लाभ कहते हैं, वस्तुतः अधिशेष मूल्य या चोरी की आय है। मतलब वो ज़्यादा प्रॉपर्टी हथिया ली है और वही वो चोरी का जो है उनके पास प्रॉपर्टी से इनकम होता है।
मार्क्सवाद ये भी कहता है कि राज्य नहीं होना चाहिए, वो स्टेट का विरोध करता है। अतः वह अराजकतावाद, अनार्किज्म का समर्थक है। वो कहते हैं कि राज्य नहीं, स्टेट जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, और समर्थन करता है कि अराजकतावाद का। मार्क्स का ये दावा है कि राज्य चाहे जैसा भी हो, वस्तुतः वह उच्च वर्ग के धन से ही चलता है। जब आप जिसके धन से चलेंगे उसी की बोली बोलेंगे, और उसी के धन से चलता है तो उसी का हित करता है। इसलिए समानता लानी है तो समानता की अवस्था लाने के लिए राज्य का पूर्ण अंत होना चाहिए। राज्य जैसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए एग्जिस्टेंस में। उसका दावा है कि कम्युनिज्म में राज्य लुप्त हो जाएगा। जब साम्यवाद आएगा तो वहाँ पे ये राज्य जैसा कुछ होगा ही नहीं। मार्क्स ने अपने विचार धर्म पे भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वो धर्म के विरोधी हैं। उनकी राय में धर्म क्या है, एक अफीम ओपियम के समान है, क्योंकि वह शोषित व्यक्ति को वास्तविक वर्ग शत्रु क्लास एनिमी से संघर्ष करने के स्थान पर अलौकिक सुखों के लिए प्रेरणा देकर भटकाता रहता है। साथ ही वह शोषित व पीड़ित व्यक्ति को विद्रोह या क्रांति की प्रेरणा देने के बजाय शांत रहने, उसे सहनशील बनाने तथा भाग्यवादी होने की सीख देता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो शोषित तबका व्यक्ति है वो अपना शोषण, दुख तथा पीड़ा को अपना भाग्य मानकर झेलता रहता है, उसके खिलाफ संघर्ष ही नहीं करता। मार्क्स की स्पष्ट घोषणा है कि समाजवाद तथा साम्यवाद में धर्म जैसा कुछ नहीं रहेगा। तो ये इनका मानना है कि जब अपना समाजवाद आएगा, साम्यवाद, वहाँ पे धर्म भी नहीं होगा, स्टेट भी नहीं होगा, तो ये क्लास का कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। समाजवाद में धर्म का निषेध होगा, जबकि समाजवाद में तो धर्म नहीं होगा। जबकि कम्युनिज्म जब आएगा तो वहाँ पे धर्म मनुष्य की चेतना से ही गायब हो जाएगा कि कुछ धर्म जैसा भी चीज होता है। और मार्क्सवाद नेशनलिज्म का भी विरोध करता है, राष्ट्रवाद का भी, क्योंकि मार्क्स के अनुसार राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना है, फॉल्स कॉन्शियसनेस है, जो कि कृत्रिम भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक भावनाओं को उभार कर वास्तविक आर्थिक शोषण से मजदूर वर्ग का ध्यान भटकाती है। मार्क्स राष्ट्रवाद को पूंजीवाद का ही हथियार मानता है, जिसे पूंजीवाद ने इसलिए उभारा है ताकि मजदूरों को नकली प्रश्नों में उलझाया जा सके। मार्क्स कहते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, क्योंकि दुनिया भर के मजदूरों के हालात जो हैं वो प्राय एक सी हैं। राष्ट्र के आधार पर उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी जो शोषण यहाँ हो रहा है वही वैश्विक स्तर पे और जगहों पे भी हो रहा है, तो उसमें तो शोषण में किसी के अंतर नहीं है। तो उन्होंने कहा, या मार्क्सवाद ने कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। उसने नारा भी यही दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उसका दृढ़ मानना है कि पूंजीवाद का चरम विकास होने पर वैश्विक क्रांति होगी, जिससे समाजवाद का उद्भव होगा। गौरतलब है कि मार्क्स के बाद इस विचार को लेकर मार्क्सवादियों में काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लेनिन है, स्टालिन है तथा माओ ने अपने अपने तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा के भीतर राष्ट्रवाद को स्वीकार किया है। मार्क्सवाद के समर्थकों का एक वर्ग विवाह, जो मैरिज होता है, और परिवार, जो फैमिली होती है, उसके भी संस्थाओं के विरोधी है। अच्छा, ये वर्ग विवाह या मैरिज, फैमिली, इनका क्यों विरोध करते हैं? कहते हैं कि जब आप फैमिली बनाएंगे तो आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेंगे, और इससे सुरक्षा और हस्तांतरण के लिए जो ये व्यवस्था, फैमिली जैसी व्यवस्था जो निर्धारित हुई है, इनका स्पष्ट मानना है कि इसमें जो है नारी विवाह और परिवार के तहत वो भी शोषित वर्ग से ही आती है, पुरुष उसका शोषक ही है। कहते हैं कि ये जो शोषण आज चल रहा है वो आज का नहीं है, शोषण तो बहुत पहले से हो रहा है। इतना पहले से हो रहा है कि ये कुछ अवस्थाओं से गुजरकर आज देखने को मिलता है। जैसे जब प्रीमेटिव कम्युनिज्म था, यानी आदिम साम्यवाद, ये सामाजिक जीवन की शुरुआत का समय है, जब ना तो निजी संपत्तियां होती थी ना ही शोषण। सभी मनुष्य सामुदायिक जीवन जीते थे और उनमें बेहद प्राथमिक किस्म का श्रम विभाजन था। इस समय जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण था, क्योंकि मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों तथा पशुओं से हर समय खतरा रहता था और मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम भी करना होता था। ये बिल्कुल प्रीमिटिव जैसे कि बिल्कुल शुरुआत का फेज है। इसके बाद आता है दास व्यवस्था, स्लेवरी। ये मानवीय सभ्यता का सबसे बुरा दौर था, क्योंकि इसमें शोषक वर्ग ने निम्न वर्ग के मनुष्य को संपत्ति ही समझ लिया था। दास और मालिक इस समय के दो वर्ग थे। दास मालिकों की निजी संपत्ति थे, जिनके साथ कुछ भी करना वैध था। यहाँ तक कि दासों को अपनी संतान का अधिकार भी नहीं था।
रोम तथा ट्यूटन आदि में यह अवस्था स्पष्ट तौर पर विकसित हुई। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म क्या था? तो यहाँ पे सामंतवाद या फ्यूडलिज्म क्या था? कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत के साथ ही सामंतवाद का उदय हुआ और उसमें दो वर्ग बने, सामंत यानी फ्यूडल लॉर्ड्स तथा कृषक सर्फ्स। दो वर्ग में एक सामंत यानी फ्यूडल लॉर्ड्स तथा कृषक सर्फ्स। कृषकों को दासों की तुलना में ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, किंतु उन्हें बेकार करनी पड़ती थी और युद्ध होने पर सैनिक सेवा भी देनी होती थी। यह व्यवस्था यूरोप के लगभग सभी देशों में विकसित हुई। इसके बाद पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। औद्योगिक क्रांति के साथ ही पूंजीवाद का उदय हुआ, जिसमें पूंजीपति, बुर्जुआ तथा मजदूर सर्वहारा दो वर्ग बने। इसमें मजदूरों को अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की स्वतंत्रता दी गई। सैद्धांतिक तौर पर इस व्यवस्था में उन्हें बेगार नहीं करनी पड़ती, किंतु राज्य की अहस्तक्षेप नीति, लेजेस फेयर तथा मांग पूर्ति के कठोर नियम के कारण मजदूर की स्थिति बेहद दयनीय बनी रहती। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवाद में मजदूरों में एकता और वर्ग चेतना तेजी से फैलती है और इसी के चरम स्तर पर दुनिया के सभी मजदूर विश्वव्यापी हिंसक क्रांति करके समाजवाद की स्थापना करेंगे। समाजवाद यानी यहाँ पे देखिए जो समाजवाद का नियम था, यानी इसके बाद जो नियम आया इसके बारे में कहते हैं कि जो ये समाजवाद, सोशलिज्म है, समाजवाद ये पूंजीवाद के तुरंत बाद की स्थिति है, जिसे सर्वहारा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट भी कहते हैं। इस अवस्था में राज्य तो रहता है किंतु वह जनसाधारण के पक्ष में होता है। निजी संपत्ति की धारणा खत्म हो जाती है, धर्म को मानना निषिद्ध हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करता है तथा उसी के कार्य के अनुसार उसे उपलब्धि भी प्राप्त होती है। और ये जो कम्युनिज्म लास्ट का है, इनका मानना कि साम्यवाद तो अंतिम अवस्था है, जिसे मार्क्स का यूटोपिया या स्वप्न लोग भी कहते हैं। यह समाजवाद का अगला स्वाभाविक चरण है, जहाँ राज्य लुप्त हो जाता है, धर्म मानवीय चेतना से हट जाता है। इस अवस्था में न शोषण रहता है, न राष्ट्र, न विवाह, न परिवार, न किसी प्रकार का अलगाव या अजनबीपन, सेल्फ एलिनिएशन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार काम करता है और उसे उसके ज़रूरत के अनुसार उसे उपलब्धि भी प्राप्त होती है। तो उन्होंने पूरे चरण को कैसे कैसे बढ़ा है उसको भी बताया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मार्क्स, इनका जो बैकग्राउंड भी था, इनके पिता वकील थे। प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में हुई थी और ये प्रसिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में 1818 में जन्मे थे। डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने जेना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बोन से इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। मार्क्स के विचारों में देखें तो ये हीगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने होली फैमिली नामक पुस्तक जो प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला था। तो उनका कुल मिला के ये था कि विश्व में अशांति और असंतोष का कारण वर्ग संघर्ष से गरीब और अमीरों के मध्य की खाई। वो ये भी कहते थे कि उत्तराधिकार की जो प्रथा है इसको अंत कर देना चाहिए। उनका एक पत्र आप पढ़ते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र, उसमें वो कहते हैं कि पूंजीवाद को समाप्त कर देना चाहिए। वर्ग विहीन समाज की स्थापना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। 1867 में मार्क्स का जो प्रथम विश्वविद्यालय जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, दास कैपिटल द्वारा संपूर्ण विश्व में उनको 1967 में जो लिखे थे, उसकी जो दास कैपिटल जब वो निकला तो उनकी उसी रचना की वजह से इनको संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। इनके अलावा द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिला के वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, संस्थापक, मजदूर, किसान एवं पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले मार्क्स को दुनिया वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन आदि पर अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जाने के आधार पर और बहुत से इन्होंने इस तरीके से कार्य किए जो वैचारिक क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव का सूत्रपात किया। तो मार्क्सवाद दर्शन को हम यहाँ पे संक्षेप में ही सही जो है अच्छे से समझ लिए हैं। अगर इस तरीके से कोई भी आपको फैक्ट के बजाय एनालिटिकल भी क्वेश्चन आता है तो इतना हमने डिस्क्राइब वे में समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है। और इसी तरीके से और भी जो हमारे यहाँ पे वैचारिक पृष्ठभूमि से दर्शन दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, उसको हम अनवरत करते रहेंगे। और आप सभी अपना सहयोग चैनल को जरूर प्रदान करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम से, बराबर अपडेट के लिए वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक से जो है जुड़ जाएं।
और चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और भी हिंदी के वीडियोज़ हैं, उनको कंटिन्यूअस वॉच करें। और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट को भी हम जो कुछ यूनिट है हायर एजुकेशन, आईसीटी, शिक्षण पद्धति, शोध पद्धति ये भी करवा रहे हैं, तो उनको भी देखें जो बच्चे जो अपीयर होने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।